चलें करें ऑन। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। रेशोज करा रहा था मैं। अच्छा, कैश फ्लो के नोट्स ले लीजिएगा कॉपियर से। हमें तो कहा ही नहीं था, मैं तो कहा ही अब कॉपियर से कैश फ्लो के नोट्स ले लीजिएगा। रेशोज में आए आखिरी, नहीं सेकंड लास्ट पेज पे। रेशोज सेकंड लास्ट पेज। एक बिजनेस में इक्विटी 300 है और डेट 40 है। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 340। डेट बहुत ज़्यादा हो ये अच्छी बात है, या डेट कम हो तो ये अच्छी बात है? ज़्यादा हो तो क्या मसला है? अच्छा, एक तो इंटरेस्ट का एंगल हो गया ना, और हाँ जी, बैड डेट इंसॉल्वेंट हो सकता है। अगर कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा है तो ओनर्स को फिक्र ये है, देखें अगर कल को कंपनी ख़त्म हुई तो ओनर्स को पैसा बाद में मिलेगा, पहले डेट्स पे ऑफ होंगे। तो ओनर जितनी लंबी लाइन में दूर खड़ा होगा उतने उसकी बारी आने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो इसलिए डेट ज़्यादा होता है तो कंपनी के डूबने के चांसेस बन जाते हैं। ये है कंपनी की गियरिंग। जैसे लिवर का काम क्या होता है? फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, लिवर साइंस। अच्छा चलें, भूल गया, फिजिक्स वाला लिवर, बॉडी वाला लिवर नहीं है जी। कोई साइंसदान नहीं बैठा है? अच्छा, 12 लिवर जो है ना वो फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर एक वजन उठाना है और खुद अपने हाथ से उठाने में जितनी ताकत लग रही है उसमें वजन मैनेज नहीं हो रहा, तो लिवर के जरिए से उतनी ही ताकत में वजन आसानी से उठ जाएगा। है पुली और चीज है, पुली पुल करने के लिए होता है। वो लिया सीसा को भी, तो उसमें जो सेंटर में जगह है वो लिवर का काम कर रही होती है। अच्छा, 12 लिवर जो होता है ना वो फोर्स में सपोर्ट करता है, उससे फोर्स बढ़ जाती है। तो बिजनेस ओनर्स के पैसे से जिस लेवल तक पहुंच सकता था, डेट का और पैसा बिजनेस में आएगा तो ओनर के पैसे को सपोर्ट मिल जाती है, इसलिए इसको लिवरेज कहते हैं। तो बिजनेस में कितना डेट है ये मेजर करने के लिए होती है लिवरेज रेशियोज। इनमें एक होती है गियरिंग रेशियो। इसके दो फार्मूले, दोनों सही हैं, देखना पड़ेगा सवाल में कौन सा लगना है। जैसे 40 को अगर 340 पे परसेंटेज निकालें तो कितने परसेंट बना? 11.76। अच्छा, इसी तरह से 40/300 भी कर सकते हैं।
0.33। ये भी गियरिंग रेशियो, ये भी गियरिंग रेशियो है। डेट को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज निकालें, ये भी गियरिंग रेशियो ही है। और डेट को सिर्फ इक्विटी से डिवाइड करते हैं, ये भी गियरिंग रेशियो ही है। मकसद तो कंपेयर करना ही है ना, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा होगा उसकी भी गियरिंग रेशियो फिर उसी फार्मूले से ही निकाली होगी। जैसे अगर 13.33% है तो उसका फार्मूला क्या बना, डेट ओवर इक्विटी। तो अगर किसी कंपनी से कंपेयर करना होगा तो उसकी गियरिंग रेशियो भी डेट ओवर इक्विटी करके ही निकाली होगी। इसी तरह अगर 11.76% निकालना है तो आंसर इसका फार्मूला क्या बना, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको जिस कंपनी से कंपेयर करना होगा उसकी रेशियो भी फिर डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड करके ही निकाली होगी। तो इसको गियरिंग रेशियो कहते हैं। इससे पता चलता है कंपनी में कितना रिस्क है। रिस्क ऑफ डूबने का कितना रिस्क है, इसको गियरिंग रेशियो कहते हैं। दोनों फार्मूले सही हैं, आंसर परसेंटेज में निकलता है। तो ये 4.1 और 4.2, ज्यादा हो तो रिस्क ज्यादा है या ज्यादा हो तो रिस्क कम है? इसका आंसर ज्यादा आएगा तो रिस्क ज्यादा होगा। 4.1 और 4.2 दोनों बता दिए। क्या जी? क्या लिखा हुआ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस? जी जी 4.1 में हाँ जी, ये नॉर्मली लोअर बेटर होती है, लेकिन ये नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे बैंक्स में ये बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्री में मुख्तलिफ होती है, लेकिन जनरली ये कम बेहतर होती है। पीबीआईटी क्या होता है? पीबीटी तक पहुंचना है, क्या फर्क है दोनों में? पीबीटी दोनों कंपनीज का बराबर है। रिस्क किसमें ज्यादा है? बी में। क्यों? इंटरेस्ट ज्यादा है। अच्छा, वो तो खैर आपने ज्यादा देख के ही बोलना था, लेकिन मैं आपको इसकी साइंस बताता हूँ क्यों ज्यादा है। अगर बिजनेस अगले साल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, कंपनी बी, सेल्स उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि वो तो लोन लिया हुआ है। इस बिजनेस के प्रॉफिट्स में काफी ज्यादा चेंज आ जाए फिर भी इंटरेस्ट बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में देखें, इसमें अगर 90% तक भी कम हो जाता है ना, तब कहीं जाके इंटरेस्ट मुश्किल से पूरा होगा। तब बिजनेस में 90% भी फॉल आ जाता है, फिर कहीं जाके मुश्किल में आएंगे। लेकिन इसमें आधा भी फॉल आया तो क्या? तो इंटरेस्ट कवर रेशो ये होती है कि इंटरेस्ट को कितना कवर कर लेता है पीबीआईटी। पीबीआईटी कितने आराम से इंटरेस्ट कवर कर लेता है। अगर बड़ी मुश्किल से इंटरेस्ट पूरा करता है, जिनको ब्रैकेट अजीब लग रहा है, ये नहीं भी ब्रैकेट है। अगर पीबीआईटी बड़ी मुश्किल से इंटरेस्ट पूरा करता है फिर कहीं जाके प्रॉफिट बना के देता है, तो फिर ये बिजनेस ज्यादा रिस्की है। तो इस रेशो को कहते हैं इंटरेस्ट कवर, कि पीबीआईटी इंटरेस्ट को कितना कवर कर रहा है। पीबीआईटी का कवर इंटरेस्ट के लिए, पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट। लास्ट फार्मूला,
ज्यादा हो तो अच्छा है, कम हो तो अच्छा है, इंटरेस्ट कवर ज्यादा हो तो अच्छा है। ये हो गई जी सारी फार्मूलों की कैलकुलेशन। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिस पे, और इसमें आपका ही काम है सारा। मैंने बोर्ड पे थोड़ी कैलकुलेट करके दिखाना है, कैलकुलेशन तो आपने करनी है। बदला स्पीडो स्पीड करते जाएं। अब पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 फड़काए ना। कैलकुलेटर तेज तेज चलाइएगा, आज बहुत सारे सवाल करने हैं आपने। करने आपने पहले कैलकुलेशंस गुजारते हैं हाथ से, फिर मैं आपको उसके कमेंट्री वाले सवाल भी सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पिछली क्लास में होमवर्क कहा था। क्वेश्चन 3 में कोई सवाल परेशानी? चलें 4 करते हैं, फिर एग्जाम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 4 कर दीजिए कैलकुलेट, फिर एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं। जी इसमें कर लें, इसमें कर लें। जहां पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे थे ना, वहां पर फिर ओवरड्राफ्ट का सेंसिटिव मसला था, लेकिन यहाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, यहाँ तो बस इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट वही है जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे इंटरेस्ट। अच्छा उस गेयरिंग में, हाँ वहां भी नहीं ले रहे ओवरड्राफ्ट, वहां भी डेट है। तो भी कोई बात नहीं, डेट वही है जो बोरिंग है। कैपिटल जो बोरिंग ओवरड्राफ्ट है वो बोरिंग्स नहीं होती हैं सच। जी अच्छा, इस फार्मूले में एवरेज करने की जरूरत है? इसमें दोनों बैलेंस शीट आइटम्स हैं और इंटरेस्ट कवर में दोनों इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं, तो इसमें नहीं जरूरत एवरेज की। एवरेज वहां था जिसमें एक फार्मूले में एक इनकम स्टेटमेंट की फिगर और एक बैलेंस शीट की फिगर है। वहां बैलेंस, हाँ तो इनकम इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट है। गियरिंग रेशो अलग है, इंटरेस्ट कवर अलग है। अच्छा अगर अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे ना ये रेशियोज, तो आपसे फिर कैलकुलेट नहीं होनी है। वो ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो कह रहे हैं बस ठीक है कर लेंगे, उनसे नहीं होनी है कैलकुलेट, इसलिए अभी करें कैलकुलेट।
और अफजल तो ये है कि आप लिखें भी, वरना कुछ काबिल बच्चे होंगे जो सिर्फ कैलकुलेटर पे कर रहे होंगे कि बस ठीक है हो जाएंगी कैलकुलेशंस। पेपर में जब करने बैठेंगे ना तो फिर आपको, चूंकि पहले कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई होती, तो उसमें बड़ा टाइम लगा देते हैं। अच्छा लिखना कैसे? इंटरेस्ट कवर निकालते हुए, इंटरेस्ट जब, बाकी सबसे भी बात कर रहा हूं, जब ROCE कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हमने प्रॉफिट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से मैच करना था। तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड में हम ओवरड्राफ्ट को एज अ बोरिंग नहीं ले रहे थे, तो इसलिए PBIT के लिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को फिर इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे। इंटरेस्ट कवर में हम कहीं बोरिंग से लिंक नहीं कर रहे हैं उसको, हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की फेस पे लिखी हुई दो चीजें देख रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है बस इसी को इंटरेस्ट मान लें, तो टोटल इंटरेस्ट ले लें। जी कैलकुलेशंस बेटा आप नहीं करनी है इस चैप्टर में, मेरा काम आपके कैलकुलेशंस करने के बाद ही स्टार्ट होना है। कैलकुलेशंस नहीं करनी तो फिर हो गया चैप्टर। ये कुछ पूछना है तो मुझसे पूछे, मैं पास आके बता दूंगा। जी 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 नहीं डेटर नहीं आएगा। डेट मतलब बोरोइंग्स, डेट। बाकी चैप्टर के लेक्चर लिए सारे, जो 2 लेक्चर मैंने इस पे दिए हैं, क्लास में भी तो शुरू किया था ना। अच्छा चलो खैर, एक ही लेक्चर था जिसमें डेट की बात थी। तो डेट मतलब बोरोइंग, डेट। किधर गया डेट? ये डेट है, बोरोइंग डेट, इसको डेट कहते हैं, बोरोइंग्स को। जी डेट इक्विटी में डेट से मुराद डेटर्स नहीं है, डेट बोरोइंग को कहते हैं। जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको डेट बोरोइंग सिखाई थी ना, बोरोइंग, उसको डेट कहते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उसमें भी हम लोग उसको कैपिटल एम्प्लॉयड और अर्निंग्स, बिजनेस की अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग ले रहे थे। बड़ी देर लगा दी भाई। आप लोग पूछेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता लगेगा कि कोई मसला है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी क्रेडिट आने बड़े इशू, क्रेडिट पे जेवीज कैसे निकालें डेटा से? कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, परचेजेस या क्रेडिट परचेजेस? क्रेडिट परचेज, परचेजेस ही परचेजेस हैं फिर। तो इसमें ऐसे ही अगर 4000 प्लस 4000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस है ना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उल्टा चलेंगे।
इन्वेंट्री कौन सा सवाल है? अच्छा, ये इसकी इन्वेंट्री आप लोग ना अगर पूछते हुए शर्माते रह जाएंगे ना तो फिर ऐसे नहीं चलेगा काम। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में परचेजेस निकालने में मसला नहीं है किसी को? किसी को मसला नहीं है? क्रेडिटर्स की रेशो के लिए क्रेडिट परचेजेस चाहिए, डेटर्स की रेशोज के लिए क्रेडिट सेल्स चाहिए। अगर क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेजेस नहीं गिवन है तो टोटल से भी काम चल जाएगा। सेल्स तो नजर आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, परचेजेस नहीं है। अगर परचेजेस निकाल ही ना सकते तो क्रेडिटर की रेशो में कॉस्ट ऑफ सेल से भी काम चला लेते, लेकिन परचेजेस निकाल सकते हैं। 2018 की कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है, 2018 की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री यानी 18 का क्लोजिंग स्टॉक पता है, और साथ ही 17 वाले कॉलम में झांकेंगे तो वो 18 का ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक पता, क्लोजिंग स्टॉक पता और कॉस्ट ऑफ सेल्स पता, परचेजेस निकल सकती हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इससे उलट चलेंगे तो परचेजेस तक पहुंच जाएंगे। ये किया हुआ। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में कुछ और सवाल। चलें अब ना पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं, आसान से शुरू करते हैं, फिर आस्ता आस्ता लेवल बढ़ाता हूं। पहले बिल्कुल आसान पे आते हैं। जी 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 जी, ये इनकम स्टेटमेंट की फेस वाला वही बता रहा हूं ना, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे इंटरेस्ट यही आ रहा है ना। वैसे अगर देखा जाए तो हाँ, इंटरेस्ट तो वो होता ही है ओवरड्राफ्ट वाला, लेकिन जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे थे तो उसमें क्या हम ओवरड्राफ्ट को एक बोरिंग ले रहे थे? नहीं। तो चूंकि उसको बोरिंग नहीं ले रहे थे तो उसको फिर हम एक आम लायबिलिटी समझ रहे थे, तो इसलिए उस पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट भी फिर हम इंटरेस्ट में नहीं ले रहे थे। ये आरओसी और वो जो आरओए है उसके लिए था ये मसला। अदरवाइज पीबीआईटी में ये इंटरेस्ट है जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ रहा है, बस यही इंटरेस्ट है। जी जी, वो भी, वो चूंकि वही प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात हो रही है ना, वो एक जैसी रेशियोज है दोनों। चलें आसान से शुरू करते हैं, और आसान से मेरी मुराद ये है जिसमें रेशियोज निकालनी हो बस, और वो भी आपको नाम लेके बता दी हो कौन सी रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 5 लेटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 करिए, पार्ट ए। ऑटम 21 लेटेस्ट है। फार्मूले याद नहीं है कोई बात नहीं, सामने रख लें फार्मूले, टेस्ट नहीं है प्रैक्टिस ही है। फार्मूले सामने रख लें बेशक, लेकिन बेटा ये प्रैक्टिस आप ही ने करनी है तो होनी है। मैं बोर्ड पे नहीं आपको दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये बोर्ड पे नहीं करना मैंने, ये आपने करना है। क्वेश्चन 5 पार्ट ए कर रहे हैं आप अभी।
आप कुछ नहीं कर रही लिख के, कुछ नहीं लिख रही आप। अच्छा, इसकी एग्जाम प्रेजेंटेशन ये है कि आप सबसे बात कर रहा हूं कि अगर आपसे कुछ रेशोज नाम लेके बोली जाती हैं तो आप उनका फार्मूला लिखें और एक बार उस फार्मूले में वैल्यूज भी पुट करके दिखा दें। इससे ना होगा ये फायदा, जैसे अब ये सवाल था, इसमें आपसे मांगे में वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब इसमें 3 चीजें होती हैं, डेटर पीरियड, इन्वेंटरी पीरियड और क्रेडिटर्स पीरियड। 4 नंबर का सवाल है। अगर आपने ये काम किया कि आपने फार्मूला लिखा और उस के वर्किंग कैपिटल साइकिल, डेटर पीरियड प्लस इन्वेंटरी पीरियड माइनस क्रेडिटर पीरियड, और बस एंड आंसर यहां लिख दिया, कैलकुलेशन में कोई भी गलती हो सकती है तो 0, क्योंकि आपसे छोटी सी को गलती हुई तो ये आंसर तो गलत आया, 0, 4 में से 0, 4। लेकिन अगर आप इनके, अब इसमें 3, एक्चुअली इसमें 4 रेशियोज पूछी हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इनको भी आप कैलकुलेट करने के लिए इनका फार्मूला लिखेंगे। जैसे आप जब डेटर रेशियो निकालने लगेंगे, और उसकी प्रेजेंटेशन ये है कि आपसे ये कैलकुलेट करने को कहे ना तो एक एक करके ये तीनों रेशियोज निकालें और उनके बाद एंड पे साइकिल निकाल लें। तो जब आप डेटर पीरियड निकाल रहे होंगे तो आप लिखें डेटर पीरियड, उसका फार्मूला लिखें, क्या उसका फार्मूला, एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू, ये फार्मूला लिख के दिखाएं। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो गई लेकिन फार्मूला ठीक लिखा हुआ, 0 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि फार्मूला तो उसने ठीक लिखा है, 0 नहीं होगा। जैसे 4 रेशियोज थी उसमें तो हर एक का 1-1 नंबर होगा, तो अगर आप फार्मूला ठीक लिख देते हैं, मेरा ख्याल ये है कि इसमें आधा नंबर फिर भी दे देगा आपको। और अब आप इसके बाद इनकी फिगर्स भी लिख के दिखा दें, और ये आपका भी फायदा है अगर आप फिगर्स भी लिख देते हैं तो। एवरेज डेटर्स कैसे बने, प्लस 80, ये किया ना एवरेज, डिवाइडेड बाय सेल्स, उसने कहा सारी क्रेडिट है 500। तो ऐसे वैल्यूज भी लिख के दिखाएं और फिर एंड आंसर आ जाएगा
63 और 63 भी ठीक है। अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स में भी लिख दें। पॉइंट्स में भी आ रहा है, पूरा 63 आ रहा है। चलें, अगर पॉइंट्स में आ रहा होता ना, लेट्स से 63.14 आ रहा होता तो 63.14 भी सही था, 63 भी काफी था। तो आप फार्मूला भी लिखें और उसके अंदर वैल्यूज भी पुट करें। जल्दी जल्दी जल्दी। इस सवाल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या जी, समझ नहीं आई? लेजर बनाना है इसका, बना ले बना ले। परचेजेस फाइंड करने के लिए अगर कोई ऐसे टी अकाउंट बनाना चाहे बिल्कुल बना ले बेशक। परचेजेस क्यों चाहिए इस सवाल में? क्रेडिटर्स पीरियड के लिए। ये पेपर में मार्क्स देने वाला सवाल है। आप लोग अगर भी सवाल नहीं कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं बहुत। सवाल कर नहीं रहे आप? किया है कैलकुलेटर पे लिख के किया है? पक्की बात? क्या हुआ? तो कोई बात नहीं यार, जब हर एक का आंसर, हर एक के नंबर अलग है। क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? सवाल वाले ने कहा है ना, सवाल पढ़िए ना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि आप 360 दिन यूज कर लें। बहुत स्लो है भाई। अच्छा, इसका जो पार्ट बी है ये बस कॉन्सेप्चुअल है, इसके लिए आपको कोई रट्टे की जरूरत नहीं है। पार्ट बी में पूछा हुआ है कि अगर हम वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस करना चाहें तो बताएं हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल रिड्यूस करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, इसको ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको कम करने के लिए? डेटर्स से जल्दी पैसे ले लें। तो स्टेप्स क्या हुआ इसमें?
है? क्या स्टेप्स लें, क्या ऐसा करें कि डेटर जल्दी पैसे दे देगा? गुदगुदी करें इसको जाके, क्या करें? हाँ जी, डिस्काउंट ऑफर करें, ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करें, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करें। अगर हम डेटर को डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो फिर वो जल्दी पैसे दे देगा। अच्छा, और है क्या करने से? समझ नहीं, क्रेडिट नहीं, थ्रेट तो नहीं करेंगे। हाँ जी, अच्छा आप देखिए यार, बात कर रहा हूं सबसे कर रहा हूं, आप इसमें ना इस चैप्टर में भी वैसे जनरल बात कर रहा हूं, और सब्जेक्ट में भी काम आ सकती है बात, कि अगर आपको कोई, जैसे सवाल था कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो इसमें सोचने का एंगल ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट बन के सोचें, और एक सोचने का एंगल ये हो सकता है कि जिसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है आप वो बन के सोचें। जब आप वो बन के सोचेंगे जिसके बारे में सवाल है तो फिर दिमाग चल जाएगा। जब आप स्टूडेंट बन के सोचेंगे आपके जज्बात डिफरेंट हैं। अब आप सोचिए, आपका पैसा है, आपका बिजनेस है, आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अच्छा, सीरियसली सोचेंगे ना तो फिर सीरियसली भी दिमाग चलेगा। बिजनेस कर रहे हैं आप और कस्टमर से जल्दी पैसे मिला करें, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? डिस्काउंट ऑफर हो सकते हैं, ठीक है, जबरदस्त। अगर हम टाइम फिक्स कर दें और टाइम के बाद ज्यादा पैसे दें, हाँ, पेनल्टीज भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। है पॉलिसीज स्ट्रिक्ट, डेट कलेक्शन की पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर लें, बिल्कुल ठीक है। डेट उधार पे किसको बेचना है, इसके लिए भी हमको स्क्रीनिंग करें। हर लत्तू फत्तू को ना चीजें बेचना शुरू कर दें, पहले देखें कि कौन है जो टाइम पे पैसे दे दिया करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके बाद ठीक है, जबरदस्त। डेटर की बात होगी। इन्वेंट्री के लिए एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें, सप्लायर से अच्छा नेगोशिएट करें, नहीं सप्लायर नहीं, सॉरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एफिशिएंसी है कि हम एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें। अब ये एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, इसके लिए तो आपको कॉस्ट में आके पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो जो लोग कॉस्ट अभी पढ़ रहे हैं, अभी ही पढ़ रहे हैं अगर, तो यही पढ़ा रहा हूँ आजकल कि इन्वेंट्री कैसे अच्छी मैनेज करनी है। क्रेडिटर पीरियड को बढ़ाने के लिए क्या करें? बढ़ाने के लिए बढ़ाना है इसको, बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना है। इसको बढ़ाएंगे तो आंसर कम आएगा ना, है? तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? सप्लायर से अच्छा नेगोशिएट करने की कोशिश करें, सप्लायर से अच्छा नेगोशिएट करें, कोशिश करें कि हमें ज्यादा क्रेडिट मिल जाए। तो ये कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसमें बुक का रट्टा कोई नहीं है, इस तरह के सवाल कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में को फंसा हुआ अभी तक। क्वेश्चन 5, ये 7 नंबर लेटेस्ट अटेम्प्ट के ही हैं। अच्छा जी, और नामों वाले सवाल पे आते हैं। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, स्प्रिंग 18 बूम लिमिटेड। पार्ट ए करिए, फिर बी बताता हूं। पार्ट ए करिए आप। कौन सी सब, कौन सी सब, सारी कौन सी?
4 नंबर में। हाँ जी, रिक्वायरमेंट में कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करनी है? रिक्वायरमेंट ए जो ऊपर डब्बे में गिवन है। रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग क्या है? बीएल की रेशियोज निकालें ताकि इंडस्ट्री से कंपेयर हो सके। तो इंडस्ट्री के ऊपर डब्बे में रेशियोज दी नहीं है, तो कौन सी रेशियोज निकालेंगे? वही वाली जो ऊपर, तभी तो कंपेयर होंगी। करिए जल्दी पार्ट ए। क्या जी? हाँ जी, गियरिंग रेशियो जो है ना बाय डिफॉल्ट वो ये वाला फार्मूला है, टोटल वाला। गियरिंग रेशियो बाय डिफॉल्ट टोटल वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फार्मूला।
अच्छा, कौन सी रेशियोज का आंसर परसेंटेज में है, कौन से का टाइम्स में? मैंने ना सारे नोट्स में साथ साथ मेंशन किया हुआ है। जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियोज हैं उनका आंसर परसेंटेजेस में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियोज जिनमें टर्नओवर आ रहा था उनका आंसर टाइम्स में आता है, जिनमें पीरियड आ रहा था उसका आंसर डेज में आता है। इसी तरह लिक्विडिटी की दो रेशियोज थी, करंट रेशियो थी, क्विक रेशियो थी, ये भी टाइम्स है। तो इस तरह से ना आपको मैंने साथ साथ फार्मूलों में बताया हुआ है, इस तरह से याद हो जाएगा आपको। इंटरेस्ट कवर भी टाइम्स में है, गियरिंग परसेंटेज में है। गियरिंग रेशियो तक पहुंचे सारे, तो मैं बताता हूं इसके बारे में एक बात। गियरिंग रेशियो तक पहुंच गए, 50 रेशियो 50 लिखा हुआ है। इसकी एक इंटरप्रिटेशन समझ लें। गियरिंग $300 इक्विटी है, 300 डेट है, 600 मिलियन इनका टोटल हो गया। डेट ओवर टोटल 300 ओवर 600, क्या आंसर आया? 50%। क्या इंटरप्रिटेशन है 50% की? जी, कैपिटल एम्प्लॉयड में से 50% डेट है, तो बाकी 50% इक्विटी है। तो ये जो 50 रेशो 50 लिखा हुआ है वो यही इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। सवाल में आपको गियरिंग रेशियो 50 रेशो 50 नजर आ रही है। इस गियरिंग रेशियो को इस शक्ल में लिखना का भी एक तरीका होता है। अगर आपको गियरिंग रेशियो एक रेशो की शक्ल में दी है, हो सकता है 30-70 लिखा हो सकता है 40-60 लिखा हो, जैसे 50-50 सवाल में लिखा हुआ है। इनमें से लेफ्ट फिगर डेट होता है और राइट फिगर इक्विटी होती है, और ये उस फार्मूले का आंसर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड वाले का। कैपिटल एम्प्लॉयड वाले का ये आंसर लिखा होता है। क्या फार्मूला है गियरिंग का? डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड ना। तो जो उसका आंसर है वो इनमें से लेफ्ट वाला होता है। ये भी गियरिंग रेशियो देने का एक तरीका है। नहीं समझ आई बात? जी, ये तो आपने सोचना है। सोचे ना, गौर करें, बैलेंस शीट पे गौर करें। नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई आ रही है ना यार? नहीं, किस पे नहीं दी हुई? अरे तो करंट लायबिलिटीज कब ऐड करनी होती है उसमें? डेट में करंट लायबिलिटीज किसने कहा ऐड करने को? ना ना ना,
ये बाकी भी सुने, हो सकता है किसी और, ये बात जो एक बच्चे ने पूछी है, मुझे लग रहा है ये और भी किसी को मसला हो सकता है। अपने नोट्स में आए दूसरे पेज पे जहां मैंने ROCE बताया है, बोरोइंग्स में मैंने ये लिखा है कि करंट लायबिलिटीज ऐड कर दें। ये मैंने यही बात समझाई भी थी कि अगर एक बोरोइंग है, लोन है, बोर्ड पे वैल्यू भी करके दिखाई थी, अगर एक लोन है और उसका कुछ करंट पोर्शन करंट लायबिलिटीज में नजर आ रहा है, 3 नॉन करंट में, 1 करंट में, तो है तो 4 ना टोटल। ये बात लिखी हुई है, मैंने इन करंट लायबिलिटीज ऐड करने को तो नहीं कहा। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, ये हो गई इक्विटी। यार इतनी देर में ना ये 4 नंबर ये हो जाने चाहिए थे। जीपी मार्जिन की फिगर्स में किसी को एतराज? जीपी 3500 नजर आ रहा है और 21,000 इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। फिर इसके अलावा नेट प्रॉफिट कहते हैं पैट को, तो पैट डिवाइडेड बाय सेल्स, इस पे कोई एतराज नहीं। तीसरी रेशो है करंट रेशो है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। सवाल में करंट एसेट्स भी नजर आ रहे हैं, करंट लायबिलिटीज भी नजर आ रही हैं। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ना दिख रहे हो किसी को? यस सर, नहीं दिख रहे। गियरिंग रेशो कौन सा वाला फार्मूला है? डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर सवाल में उसने गियरिंग रेशो पूछी है तो मतलब डेट तो है। बैलेंस शीट में कौन सी फिगर होगी फिर जो डेट होगी? नॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये है डेट। और हल नहीं है ना, यही हो। बैलेंस शीट में आपको दी पूरी बैलेंस शीट हुई है, इसमें डेट यानी बोरोइंग्स, लोन, ये नाम नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर हैं इसी में कहीं तो वो किस में होंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में ही होंगे। करंट में हो सकते हैं, दोनों में से किस में होने के चांसेस ज्यादा हैं? नॉन करंट में। करंट में तो और 50 चीजें होती होंगी, नॉन करंट में तो बोरिंग ही है। आपके लेवल के ऊपर नॉन करंट में तो लोन्स ही है ना, या मैक्सिमम एक चीज गवर्नमेंट ग्रांट आ सकती है, वो बोरिंग नहीं होती। गवर्नमेंट ग्रांट वो क्या होती है? IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट, जिसको डेफर्ड इनकम बनाया होता है हमने, अगर वो बैलेंस शीट में आ रही हो तो वो बोरोइंग नहीं है, वो डेट नहीं है। उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन ही होते हैं और तो कुछ नहीं होता, तो इसलिए जो नॉन करंट लायबिलिटी है यही बोरोइंग्स हैं। सर कुछ ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो करंट लायबिलिटीज हैं उनमें हम अज्यूम कर लें कि ये सारी जो है वो नॉन करंट का पोर्शन है जो हम। आपको खुद ज़मीर मान रहा है इस अजम्पशन पे हैं? नहीं यार, ज़मीर को मलामत करें आप। देखें करंट लायबिलिटीज में क्या ये ज्यादा नॉर्मल है कि क्रेडिटर्स वगैरह ना हो, सारा लोन का ही करंट पोर्शन हो? एक बिजनेस में क्रेडिटर्स होना ज्यादा नॉर्मल है या लोन का करंट पोर्शन होना ज्यादा नॉर्मल है? ज्यादा नॉर्मल क्या है? नहीं, ज्यादा नॉर्मल क्या है? नॉर्मल तो हम जनरल बात करते हैं ना, क्रेडिटर्स ही है ना। हाँ, तो ये क्रेडिटर्स हैं। ये बाकी लोग भी सुनिए, रेशोज में ना, ये प्रैक्टिस से भी खैर आइडिया होगा, हम खामोशी में जो चीजें ज्यादा नॉर्मल हो वो ले रहे होते हैं। जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन भी होगा और गवर्नमेंट ग्रांट भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? लेकिन यहां पर सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज लिखी हुई है। ज्यादा नॉर्मल बात क्या है कि बिजनेस ने लोन लिया होगा, ये ज्यादा नॉर्मल है, या गवर्नमेंट ग्रांट मिली होगी ज्यादा नॉर्मल है? लोन लिया होगा, तो इसलिए नॉन करंट लायबिलिटीज ये लोन है। क्या ग्रांट ज्यादा नॉर्मल है?
एक जनरल बिजनेस, ये ज्यादा नॉर्मल है कि गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती रहती हो, यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स ही बांटती रहती है? नहीं ना। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज में ज्यादा नॉर्मल क्या बात है कि क्रेडिटर्स होंगे या कोई लोन का करंट पोर्शन होगा? क्रेडिटर्स होंगे। और रेशो है जी रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अभी जो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स है, आपको एक फार्मूला रिटर्न ऑन एसेट्स पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने आपको कहा था कि एसेट्स में टोटल भी लिए जा सकते हैं, तो अब नाम से ही पता चल रहा है, तो नॉन करंट लेने हैं, पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट्स। पीबीआईटी में कोई इतराज? अब इनकम स्टेटमेंट के फेस पे पीबीआईटी तो नहीं है, लेकिन पीबीटी है। पीबीआईटी कैसे बनाए उसको? उसमें इंटरेस्ट ऐड बैक करना है। यार मेरा ना यकीन करें, सीरियसली ये आपने करनी है कैलकुलेशंस। अगर आप हैरान परेशान है कि सर आप कुछ कैलकुलेट करें ना, मैं क्या कैलकुलेट करूं? ये ले, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ये ले 3500 डिवाइडेड बाय 21,000, ये जीपी रेशो निकला, ये जीपी रेशो आ गई। ये आपने करनी है कैलकुलेशंस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय, अच्छा अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं आप, क्योंकि है ही बस 1 साल का डेटा, तो इसलिए यही जो क्लोजिंग है यही आएगा। इक्विटी है 4 और 1 5,000 और डेट है यही 3,000, और रिटर्न ऑन इक्विटी पैट जो कि नजर आ रहा है 805 ओवर इक्विटी 5,000। अब इसमें कहीं प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड वाली बात खत्म हो गई। पार्ट ए डन। कोई मुश्किल परेशानी? अच्छा, कल मैं आपको कराऊंगा, ये भी इख्तितामी कलमात नहीं, क्लास चल रही है वैसी, कल का जिक्र आ गया, कल आपको कराऊंगा कमेंट्स वाले सवाल, जिनमें हमने कमेंट्स करने होंगे और थोड़े से मुश्किल वाले कमेंट्स। ये जो इसका पार्ट बी है, इस सवाल का पार्ट बी, इसने कहा है फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम द इंडस्ट्री। 7 नंबर। जब हम कल कमेंट्स पढ़ेंगे ना, कमेंट्स, तो उसमें एक डेटा होता है जिसको एनालाइज करके कमेंट करना होता है। ये जो पार्ट बी है, इसका बहुत जनरल आंसर है। मैंने आपको नोट्स में सारे फार्मूलों के पॉसिबल रीजंस बताए हुए हैं, जो ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद भी गौर करेंगे तो सोचे जा सकते हैं। अब आप बताइए पार्ट बी के आंसर में क्या बताना चाहिए? फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम इंडस्ट्री। हाई है तो वो हाई वाले पॉसिबल रीजंस, और आपका आंसर इंडस्ट्री से लो आ रहा है तो फिर लो वाले पॉसिबल रीजंस। इसके 7 नंबर है, लिटरली इसी के 7 नंबर है। यकीन नहीं आ रहा आपको? जो आंसर कैलकुलेट कर लिए उनको गिवन टेबल से कंपेयर करें। अगर आपके आंसर गिवन में से हाई, गिवन से ज्यादा है, जैसे जीपी का आंसर कितना निकाला आपने, इंडस्ट्री का कितना है, तो हमारी कंपनी का लो आ रहा है ना, तो लो आने के क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, उनमें से एक बता दें। 1 पॉसिबल रीजन सेल प्राइस कम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी हायर है, बस ये हो गया। इसी तरह नेट प्रॉफिट इंडस्ट्री का कितना आ रहा है, जबकि बीएल का तो लो आ रहा है, तो लो वाला रीजन बताएंगे। इसी तरह करंट रेशो, मेरे ख्याल में सारी लो हैं। बहरहाल जिसकी भी लो है इंडस्ट्री से, उसमें लो वाला पॉसिबल रीजन बता रहे होंगे, और जिसमें इंडस्ट्री से हाई है उसमें हाई वाला पॉसिबल रीजन बता रहे। ठीक है, यह आसान है रेशोज। चले अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, जिसमें आपको रेशोज नाम देके नहीं पूछी, उनमें आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कौन। इसमें तो नाम लिया था ना, ये वाली रेशोज निकालनी है।
अब आते हैं उन सवालों पे जिनमें नाम क्लियरली नहीं पता, बस हिंट्स हैं। इसके लिए आइए क्वेश्चन 14 पे आइए। क्वेश्चन 14 ये मैं कराने नहीं लगा, मतलब ये भी नहीं करने लगे, इसमें तो कमेंट्स हैं, ये वैसे ही आपको एक चीज दिखाने लगा। रिक्वायरमेंट देखिए क्वेश्चन 14 की, कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज। अब ये लिक्विडिटी रेशियोज नहीं, आज वाली नहीं है ये। लिक्विडिटी रेशियोज करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कहते हैं। अब इसमें आपसे कहा है कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज, तो वो करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकालेंगे। इसी तरह से इसी से अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से अगला क्वेश्चन 15, कंप्यूट लिक्विडिटी, वही दोनों, वर्किंग कैपिटल एंड डेट रेशियोज। अब इसमें मसला ये आएगा कि ये तो बहुत सारी रेशियोज थी, तो 6 नंबर तो कम है, तो इसमें अब ऐसा करते हैं मशहूर रेशियोज ले लेते हैं। जैसे नोट्स में आए, अगर आपसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहा है तो जीपी, नेट प्रॉफिट, आरओई और आरओसी, ये 4 निकाल दीजिएगा। अब एग्जाम का अगला लेवल ये कर रहे हैं हम कि जिसमें आपको रेशियोज नाम लेके नहीं कहीं, उनकी कोई पहचान बता दी। तो अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कही जाए, प्रॉफिटेबिलिटी, तो 4 मशहूर हैं, जीपी, नेट प्रॉफिट, आरओई और आरओसी। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लिक्विडिटी रेशियोज हैं ही दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियोज में टर्नओवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड वाली है, तो पीरियड वाली निकालिएगा। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर दफा करना, इन्वेंट्री पीरियड निकाल देना। इन्वेंट्री पीरियड, डेटर पीरियड, क्रेडिटर्स पीरियड और वर्किंग कैपिटल साइकिल। और गियरिंग रेशियोज में कैपिटल एम्प्लॉयड वाली गियरिंग और इंटरेस्ट कवर। ये है अगर आपको रेशियोज का नाम लेने की बजाय उनका खानदान बता दें, तो फिर उनमें से जो मशहूर हैं वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ रेशियोज के। वैसे तो रेशियोज के 5 5 6 6 भी हो सकते हैं, चलें 2 तो कम से कम है ना। उसके अलावा फिर हस्बे तौफीक, हस्बे जायका, फिर 1 2 और बता दूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये होमवर्क है पहले, लेकिन ये है बहुत मजेदार सवाल, तो उसको मैं गाइड कर दूंगा आपको। एक होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसकी भी गाइडेंस दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, बल्कि चलिए 15 पेजेस आपने प्रायोरिटी लिए हैं तो पहले 15 ही बता देता हूँ। क्वेश्चन 15 होमवर्क है, इसकी गाइडेंस समझ लें, ये बड़ा मजे का सवाल है, इसकी गाइडेंस समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ना आपको बैलेंस शीट नहीं दी प्रॉपर। इसमें बैलेंस शीट नहीं है प्रॉपर, इनकम स्टेटमेंट की भी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपसे रिक्वायरमेंट में वर्किंग कैपिटल रेशियोज कहीं हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियोज,
तो फिर उसमें तो करंट लायबिलिटीज भी चाहिए। करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं ऊपर टेबल के अंदर। एडिशन लायबिलिटी, एडिशन में करंट लायबिलिटीज थोड़ी बताई है। वो तो ये कहा है कि करंट लायबिलिटीज में से 40% क्रेडिटर्स हैं। करंट लायबिलिटीज कितनी है, किसको ग्रॉस अप करेंगे? चले पढ़े पढ़े ये सवाल, मैं आपको बैलेंस शीट की शक्ल बना देता हूँ। पढ़ लें बैलेंस शीट की शक्ल बना देता हूँ, पढ़ लें सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लें। हाँ जी, सवाल पढ़ लिया। बैलेंस शीट में आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो बताइए, क्या क्या गिवन? नॉन करंट एसेट कितने हैं? 900 और टोटल एसेट्स 2500 और इक्विटी कितनी? 952 और अच्छा आपने इक्विटी टोटल ही कर दी, ठीक है चले। नॉन करंट लायबिलिटीज 750 और जी और भी है। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने? 600 और इन्वेंट्री 850 और लॉन्ग टर्म डेट, ये लॉन्ग टर्म डेट ये, और बस है। वो कैपिटल ये लिख लिया ना यार, 800 और अलग अलग लिख लें, कोई बात नहीं। और क्या पता है? बस अब ये तो टूटी फूटी है बहुत। सबसे पहले तो ये आ गया, नहीं भाई कैलकुलेटर नहीं पकड़ने। बैलेंस शीट बैलेंस होती है। अब इस साइड को देखें, ये 2500 तो नहीं हो रही। कितना हो रहा है ये? 2350, 150 रह गया, वो क्या होगा? इस साइड की शक्ल देखें, आपको क्या लगता है ज्यादा नॉर्मल क्या है? कोई एसेट ही होगा, हाँ तभी इधर आएगा। कौन सा होगा वो? कोई और करंट ही होगा, क्योंकि ये भी तो करंट ही है ना। बेशक आप उसको कैश एंड बैंक कह लें या अदर कह लें। कितना? 150। तो कहीं जाके बैलेंस शीट टैली होती है, एसेट साइड पूरी होती है। ये फिगर क्यों चाहिए थी? करंट रेशो निकालनी है। अच्छा इधर देखें क्या रह गया, वो क्या होगा? इक्विटी भी लिख दी, नॉन करंट भी लिख दी, तो करंट ही होगी 798। अब हैं जो रेशियोज निकाल ली, ये सवाल होमवर्क है। एक ये को होमवर्क है और एक क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, उसमें भी आपको गाइड करता हूँ, बहुत मजे की रिक्वायरमेंट है। एक है क्वेश्चन नंबर 15 करना है, इसकी रिक्वायरमेंट रेशियोज नाम नहीं लिए हुए, खानदान बताए मैं इनके। लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल,
डेट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, ये दूसरा होमवर्क है। एक क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है और एक क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कर ले, नोट कर ले, इसको कर ले। हाँ जी, ये नोटेड। चले क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इसमें दो कंपनीज की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 स्प्रिंग 20। अब जिन बच्चों ने फार्मूले रटे होंगे बस बगैर सोचे समझे, वो इस 16 नंबर के सवाल को देख के सिर्फ परेशान ही हुए होंगे, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट में तो कि एक रेशो का भी नाम नहीं दिया हुआ। 16 नंबर का सवाल और एक भी रेशो का नाम नहीं। बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट है सही। दो कंपनीज हैं, एसएल और टीएल, और हम एसएल हैं और हमारा कंपेटिटर टीएल है। फॉलोइंग आर दी समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एसएल एंड इट्स कंपेटिटर टीएल। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए रिक्वायरमेंट, कंप्यूट रेलेवेंट रेशियोज फॉर एसएल एंड टीएल, यानी दोनों के लिए। किस लिए? टू असेस which company seems to, point number 1, give more incentives to its customers to pay on time. Debtor period ratio निकालनी है। अब अगर फार्मूले बगैर समझे, बगैर कॉन्सेप्ट के सिर्फ रट्टा लगाए होंगे, समझाए भी है मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स, और वो भी कोई इतने गहरे, इतने एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अगर आप नामों पे भी गौर करें ना, गौर बस, तो इस 16 नंबर में अगर बस जज्बाती स्टूडेंट ना होता तो ये बहुत आसान सवाल है। लेकिन जब इसमें रेशियोज का नाम नहीं नजर आया होगा बच्चों को और उन्होंने कहा होगा तो पता नहीं क्या पूछ लिया, तो सवाल पे गौर करेंगे तो 16 नंबर आसान है। अब इसमें दोनों कंपनीज के लिए रेशियोज क्या निकालनी है? पॉइंट नंबर 1 में डेटर पीरियड रेशियो निकालनी, डेटर कलेक्शन पीरियड। क्यों? क्योंकि डेटर पीरियड से ही तो पता चलेगा कौन अपने कस्टमर्स को इंसेंटिव दे के जल्दी पैसे ले लेता है। सीम्स टू गिव मोर इंसेंटिव्स टू इट्स कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम। अच्छा, अब कंप्यूट टू असेस विच कंपनी सीम्स टू, सिर्फ दोनों कंपनीज का डेटर पीरियड निकाल देना है या ये बताना है कि कौन ज्यादा, बताना है। कैसे पता चलेगा? जिसका डेटर पीरियड कम आ रहा होगा वो कंपनी बेहतर इंसेंटिव देती होगी। इसी तरह से आगे सारे इन्हीं रेशोज की पहचानें बताएंगे। अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, क्रेडिटर्स का पीरियड, और इसका क्या मतलब होगा? सीम्स टू अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। कौन ज्यादा क्रेडिट पीरियड अवेल कर रहा है, तो इसको कैसे बताएंगे? जिसका ज्यादा आ रहा होगा वो ज्यादा अवेल कर रहा है। समझ आई कुछ बात? चलें, बस ये 2 सवाल आपने करके आने। कल मैं इंशाल्लाह फिर आपको कमेंट्स वाले सवाल कराता हूँ। बस कल ये खत्म है चैप्टर, इसमें और कुछ नहीं है चैप्टर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।